गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात की थी ना। तो आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम इंटीग्रेटेड रेट लॉस के बारे में कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए अगर अपने को कंसंट्रेशन निकालनी हो किसी भी टी टाइम पे रिएक्टेंट की तो कैसे कैलकुलेट करें, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसे करें। तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए ना। तो हम स्टार्ट करते हैं आज कहाँ से, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स से। तो आज बात करेंगे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो देखो जो भी अपने पास रिएक्शंस की हम बात करेंगे ना उसमें हम क्या क्या चीजें निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी, हाफ लाइफ कैलकुलेट करेंगे, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो सारी ऐसी बातें अपन करने वाले हैं इसके अंदर। तो इसमें ना हम दो केस लेके चलते हैं। पहला केस लेते हैं इसके अंदर, बहुत सिंपल रिएक्शन लेते हैं, बेसिक रिएक्शन ए से बी। तो पहले केस में अपन रिएक्शन लेके चलते हैं ए से, क्या लिया हमने, बी। यानी कि ए का कॉफिशिएंट कितना है, 1 है ना। तो यहां पे अगर मैं इसका जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है तो अगर मैं रेट लॉ लिखने जाऊंगा तो क्या लिखूंगा, रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर जीरो। तो मतलब कंसंट्रेशन का कोई रोल आएगा ही नहीं यहाँ पे। तो अगर मेरे को रेट लिखना हो तो यहाँ पे रेट मैं कैसे लिखूंगा, माइनस ऑफ डी ए डिवाइडेड बाई डी टी। रिएक्टेंट के टर्म में लिखूंगा तो माइनस डी ए डिवाइडेड बाई डी टी। तो यहाँ पे क्या बचा, के बचा। अब अगर मैं वेरिएबल्स को सेपरेट करूं तो माइनस डी ए इधर छोड़ दूं और ये ले जाता हूं के इंटू में डी टी। अब अपन दोनों साइड कर देते हैं इंटीग्रेट। देखो टाइम जीरो पे कंसंट्रेशन मान लेते हैं रिएक्टेंट की कितनी है, ए नॉट है, और किसी टी टाइम पे कंसंट्रेशन कितनी है, ए टी। तो देखो अगर मैं यहाँ पे डी ए, जैसे डीएक्स का इंटीग्रेशन करें तो एक्स आएगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका कंसंट्रेशन ऑफ ए। लोअर लिमिट है ए नॉट और अपर लिमिट क्या है इसकी, ए टी। यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा तो टी माइनस जीरो कितना बनेगा, टी। तो ये क्या होगा, के मल्टीप्लाइड बाय टी। तो इसके आगे अगर सॉल्व करें, इस माइनस को इधर ले जाते हैं और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय टी। ठीक है, माइनस इधर लेके तो क्या हो गया, माइनस ऑफ के टी। अब ए नोट को भी इधर ले जाओ तो ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस के मल्टीप्लाइड बाय टी। तो ये अपने पास आ गया किसके लिए, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी। तो यहां अगर मैं ए टी को सिग्निफाई करूं कि ए टी क्या चीज है, इट इज कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी, कि किसी टी टाइम पे कंसंट्रेशन। और ए नॉट की बात करें तो ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए मतलब क्या है कि टाइम जीरो पे जो ए की कंसंट्रेशन थी ना। तो ये हमने एक चीज निकाली कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी। फिर इसमें एक चीज आती है हाफ लाइफ। क्या चीज आएगा, टॉपिक आएगा इसके अंदर, क्या चीज होगा, हाफ लाइफ। ठीक है, तो हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे टी हाफ से ना। तो पहली चीज तो हाफ लाइफ होता क्या है, कहता है ऐसा टाइम जिस टाइम में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना हो जाए भी, आधा हो जाए। मान लो अगर 100 लेके चले थे तो कितना हो जाए, 50। 50 खत्म हो जाए, 50 बचा हुआ हो। तो क्या बोलेंगे, द टाइम रिक्वायर्ड या द टाइम इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स हाफ। कि जिस टाइम में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की आधी हो जाए उसको क्या बोलते हैं हम, हाफ लाइफ बोलते हैं ना। तो देखना अगर आधा खत्म हो गया तो आधा बचा भी रहा होगा। तो यानी कि जब टाइम t इज इक्वल टू टी हाफ आया होगा तो मेरे को ये पता चला कि भाई ए टी की वैल्यू जो रही होगी वो ए नॉट डिवाइडेड बाई टू रही होगी। क्योंकि देखना अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है तो ए नॉट बाई टू खत्म हुआ होगा, ए नॉट बाई टू बचा होगा। तो अगर इसी को मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूं ए टी वाली में, देखना अगली स्क्रीन पे चलते हैं। तो अपन लिखा रिएक्शन दी अपने मतलब इक्वेशन दी, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के इंटू में टी। तो मैंने जब टाइम रखा टी इज इक्वल टू टी हाफ, जब रखा टाइम टी इज इक्वल टू टी हाफ, तो अपने ए टी की वैल्यू अपने को क्या रखनी है, ए नॉट डिवाइडेड बाय टू। सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो यहाँ क्या हो गया, ए नॉट डिवाइडेड बाय टू, ये हो गया ए नॉट माइनस के इंटू टाइम क्या हो गया यहाँ पे टी हाफ। तो यहां से जब मैं हाफ लाइफ को सॉल्व करने जाऊंगा तो मेरा क्या बनेगा भाई, ए नॉट डिवाइडेड बाय टू टाइम्स ऑफ के। तो ये मेरा क्या आ गया, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए क्या आ गया, हाफ लाइफ। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि जो हाफ लाइफ है ना,
इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल करूंगा तो हाफ लाइफ डबल हो जाएगा, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन को हाफ करूंगा तो हाफ लाइफ भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना। अब देखना इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है हाफ लाइफ का ना, जिससे क्वेश्चंस क्या होंगे, बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएंगे अपने। ठीक है, तो अपन लिखते क्या है, सिग्निफिकेंस लिखते हैं इस हाफ लाइफ का, है ना। तो एक बात समझना, मान लो मैं इनिशियल कंसंट्रेशन किसी भी चीज की 100 लेके चला रिएक्टेंट की, कितनी ली मैंने, 100, है ना। और मैंने लेट हाफ लाइफ मान ली उसकी टी हाफ इज 40 मिनट। अपन कितना मान लिया, उसकी हाफ लाइफ कितनी है, 40 मिनट है। ए से बी रिएक्शन दी और इनिशियल कंसंट्रेशन उसकी 100 थी, तो मेरे को पता चला कि 100 से 50 होने में टाइम कितना लगा होगा भाई, 40 मिनट। ठीक भाई, अच्छी बात है कि ये तो सिंपल था, 100 से 50 जाने में कितना लगा, 40 मिनट लगा। अब एक बात देखना, हाफ लाइफ तो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर मेरे को 50 से 25 करना हो, इसका भी सक्सेसिव हाफ लाइफ, मतलब अगला हाफ लाइफ निकालना हो, तो देखो पहले इनिशियल कंसंट्रेशन 100 थी, अब इनिशियल कंसंट्रेशन 50 होगी, तो मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन अगर आधी हुई तो हाफ लाइफ भी आधा हो गया होगा। तो अब 40 मिनट से कितना लगेगा, यहाँ पे 50 से 25 होने में 20 मिनट। फिर अगर अगली बात करें कि अगला 25 से 12.5 फिर सक्सेसिव हाफ लाइफ, तो फिर कितना लगेगा, 10 मिनट। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक में जो सक्सेसिव हाफ लाइफ है वो क्या होती रहती है, आधी होती रहती है ना, कि पहली 40 मिनट तो दूसरी 20 मिनट फिर तीसरी 10 मिनट। तो इसमें क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछ सकता है ना, ऐसा बोल देगा फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ऊपर वाले से क्वेश्चन बना देता हूं, देखना कोई इक्वेशन नहीं बनानी पड़ेगी, इजीली सॉल्व कर पाएंगे ना। कह रहे फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज 40 मिनट, कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन, कि जब 75% रिएक्शन कंप्लीट होगी हो, एंड 87.5% कंप्लीशन, कि जब 87.5% रिएक्शन कंप्लीट होगी हो। तो अब ध्यान से सुनना एक बार, कि अगर हाफ लाइफ 40 मिनट है तो यही केस हो गया, 100 से कितना 50 कितनी देर में हो रहा है, 40 मिनट में। अब देखना मेरे को 75% रिएक्शन कंप्लीट करनी है, मतलब 75 खत्म हो जाए, बचे कितना 25, तो मतलब मेरे को 100 से 25 तक पहुंचना है। 100 से 25 में फिर यहाँ पे 20 मिनट और लगे होंगे, तो टोटल टाइम देखो 100 से 25 में कितना लगा, 40 मिनट प्लस 20 मिनट, टोटल कितना हो गया, 60 मिनट। तो मैं क्या यहाँ से दोनों को कंबाइन करके ऐसे बोल सकता हूँ कि टी 75% इज 60 मिनट। क्या एक आंसर आ गया ये। फिर कह रहे हैं 87.5% कंप्लीशन, मतलब क्या अभी कि कितना बचना चाहिए, 12.5 बचना चाहिए। तो मैं 100 से 12.5 पे पहुंच जाऊं तो ये कितना मिनट लगेगा, फिर से 20 का आधा कितना, 10 मिनट। तो अब देखो टोटल लाइफ कितना हो गया भाई, 40 प्लस 20 प्लस 10 कितना हो गया, 70 मिनट। तो यानी कि टी 87.5% है 70 मिनट। यानी कि अब अपने को ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि हम दो इक्वेशंस बनाएंगे या के की वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करें, कुछ भी ऐसा करने की जरूरत अपने को नहीं है। अगर इसी टर्म्स में क्वेश्चन पूछेगा ना 75%, 87.5%, 93 पॉइंट समथिंग परसेंट, तो यानी कि वहां पे फिर क्या बनता रहेगा, इस तरीके से हाफ लाइफ वाली चीजें चलती रहेंगी। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में अपने को क्या ध्यान रखना है कि सक्सेसिव हाफ लाइफ जो होती है वो अपनी आधी होती जाएगी, कि पहली 40, अगली 20, अगली 10, फिर इससे अगली कितनी होगी, 5 होगी, फिर ऐसे ये चलता रहेगा। तो इस तरीके से हाफ लाइफ का सिग्निफिकेंस, जिससे क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं अपने, आसान हो सकते हैं। ठीक है, फिर देखना सिर्फ एक हाफ लाइफ अपनी जीरो ऑर्डर ऐसी रिएक्शन है जो क्या होती है, फाइनाइट टाइम में कंप्लीट होती है ना। तो अगर मेरे को यहाँ पे इसका कंप्लीशन टाइम निकालना हो, एक चीज क्या निकालनी पड़ती है इसकी अपने को, कंप्लीशन टाइम। तो कंप्लीशन टाइम को ऐसे टी 100% लिखते हैं ना। तो देखना अपन ये वैल्यू निकाल पाएंगे, तो निकाल पाएंगे तो मतलब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स वाली रिएक्शन फाइनाइट टाइम में क्या होगी, कंप्लीट होगी। अब एक बात समझना, अगर अपने पास 100% रिएक्शन खत्म होगी तो क्या हुआ होगा, सारा रिएक्टेंट तो खत्म हो गया, तो मतलब रिएक्टेंट की उस टाइम पे कंसंट्रेशन कितनी रही होगी, जीरो रही होगी। तो अगर मैं लिखूं एट टाइम टी इज इक्वल टू टी 100%, तो जो मेरी ए टी की वैल्यू है वो क्या रही होगी, जीरो। तो अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो अपने पास रिलेशन था ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ए टी की वैल्यू जीरो, ए नॉट की के इंटू में टी क्या हो जाएगा 100%। तो यहां से टी 100% अगर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ए नॉट डिवाइडेड बाय के।
तो ये अपना क्या आ गया, कंप्लीशन टाइम। तो यहां से देख के पता चल रहा है कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होगी, फाइनाइट टाइम में कंप्लीट होने वाली है। तो यहां से हम ये बात बोल सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन goes on completion in finite time, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं, फाइनाइट टाइम में क्या होती है, अपनी कंप्लीट होती है ना। तो ये बात हुई इसकी कंप्लीशन टाइम की। फिर इसमें एक चीज निकालनी होती है अपने को, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अगर बात करें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने कैसे, तो देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें तो इसका सिग्निफिकेंस हुआ करता था 11वीं क्लास में ना, 11th क्लास में, कि एक में से कितना डिसोसिएट हो गया उसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते थे। एक में से कितना डिसोसिएट हुआ उसको क्या बोलते थे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या एक बहुत बेसिक सा अपने इक्वेशन तो यही ली हुई है, ए से बी है ना। टाइम जीरो पे मान लो इसकी कंसंट्रेशन कितनी, ए, और किसी टी टाइम पे से इसमें से कितना खत्म हुआ, एक्स, तो ये कितना बना होगा, एक्स बना होगा। तो यहां पे जो अल्फा होगा ये क्या होगा, जितना डिसोसिएट हुआ डिवाइडेड बाय इनिशियल। तो अल्फा की वैल्यू है एक्स बाय ए। तो अगर मैं एक्स बाय ए की वैल्यू निकाल लूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो देखो मेरे पास जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए क्या चीज है, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के इंटू में टी। तो ए टी की जगह क्या रख दूं, ए माइनस एक्स रख दूं। ए नॉट की जगह क्या रख दूं, ए माइनस ऑफ के इंटू में टी, है ना, डिवाइड इक्वेशन बाय ए। पूरे को ए से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये तो वन हो गया, ये हो गया एक्स बाय ए, ये हो गया वन, और ये हो गया माइनस ऑफ के टी डिवाइडेड बाय ए। तो देखो वन से वन कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस, तो एक्स बाय ए की वैल्यू क्या है, अल्फा ही है। तो यहां से अल्फा मेरा आ गया के टी डिवाइडेड बाय ए, इनिशियल था तो ए नॉट कर दे यहाँ पे कंसंट्रेशन। तो ये अपना क्या आ गया, यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया कि अल्फा इज के टी डिवाइडेड बाय में ए नॉट। अब देखना यहां से अगर मेरे को x की वैल्यू निकालनी हो तो x है a इंटू में अल्फा। तो यहां से देखोगे अगर मैं a के अल्फा इंटू ए नॉट कर दूं तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, k इंटू में t, क्या आएगा, x की वैल्यू क्या होगी, k मल्टीप्लाइड बाय t। ठीक है, और ये x है क्या चीज, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। तो टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी। तो यहां बोल सकते हैं कि विद टाइम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, क्योंकि के कांस्टेंट ही है, टाइम बढ़ता जाएगा तो वो क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो ये अपना पहला केस था जहां पे हमने क्या निकाला, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए उसकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की किसी टी टाइम पे, हाफ लाइफ, उसका सिग्निफिकेंस, कंप्लीशन टाइम और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब देखना इनके ग्राफ भी बड़े इंपॉर्टेंट है ना। तो ग्राफ पे भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो ग्राफ पे क्वेश्चन कैसे पूछता है कि वो तीन चार ऑप्शन देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर जीरो ऑर्डर। ठीक है, तो उसके, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर जीरो ऑर्डर। तो अपने वो ग्राफ प्लॉट करने आने चाहिए ना। तो अगर हम बात करें कि ग्राफ्स कैसे प्लॉट होंगे, तो लेते हैं ग्राफ्स फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, तो देखो ग्राफ्स के लिए ना थोड़ी सी अपने को मैथमेटिकल चीजें आनी चाहिए प्लॉट करने के लिए ना। जैसे अगर y इज इक्वल टू एम एक्स होता है तो वो किसकी इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाए तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इस तरीके से अपने कुछ चीजें पता होनी चाहिए ना। तो अगर यहाँ पे बातें करें कि किस किस के बीच में अपने ग्राफ प्लॉट करने हैं, तो अपन तीन चार ग्राफ प्लॉट करते हैं ना। ठीक है, मैं पहले बना देता हूँ कोऑर्डिनेट एक्सिस ना सारी, फिर देखते हैं किसके बीच में क्या क्या प्लॉट करेंगे। तो अपन पहली बात करते हैं, अपने को प्लॉट करना है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हमने अभी जीरो ऑर्डर के लिए लिखा था, क्या लिखा था अभी, रेट इज इक्वल टू के, और के तो कांस्टेंट ही है, और वाई एक्सिस पे अपना रेट ही है। और अगर कांस्टेंट हो गया तो ये तो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये तो चेंज होने वाला है ही नहीं। तो ये किसकी वैल्यू किसके बराबर होगा, इट इज इक्वल टू के। फिर अगर मैं सेकंड बात करूं, मेरे को बनाना हो रेट वर्सेस टाइम। रेट वर्सेस टाइम, देखो रेट वर्सेस टाइम भी प्लॉट करने जाऊंगा तो रेट तो कांस्टेंट ही है, के बराबर है, चेंज ही नहीं हो रहा टाइम के साथ। तो अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा तो फिर से क्या आएगा, ये कांस्टेंट ही आएगा। तो यहां पे भी क्या प्लॉट करते हैं कि रेट की वैल्यू क्या है अपनी, कांस्टेंट है, किसके बराबर है, के बराबर ही है।
फिर अगर अपन थर्ड चले यहाँ पे, अब यहां प्लॉट करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी वर्सेस टाइम टी के साथ। तो देखो यहां पे अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स समझना, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के मल्टीप्लाइड बाय टी। तो आपने कभी इक्वेशन सुनी होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये कौन सी एक्सिस पे है, y पे, है ना। ये कौन सी एक्सिस पे है, x पे। तो इसके साथ जो मल्टीप्लाई है वो अपना क्या है भी, स्लोप, और ये अपना c क्या चीज है, y इंटरसेप्ट। तो मेरे को देखा स्लोप तो नेगेटिव आ रहा है, तो स्लोप नेगेटिव आ रहा है तो लाइन क्या होगी भाई, ऐसे डिक्रीजिंग, ऐसा प्लॉट होगा। यहाँ पे ये अपना y इंटरसेप्ट था, ये किसके बराबर है, ए नॉट के बराबर, और इस लाइन का जो स्लोप है वो किसके बराबर है, माइनस ऑफ के बराबर। ठीक है, ऐसे अगर मैं प्लॉट करूं हाफ लाइफ वर्सेस ए नॉट, टी हाफ वर्सेस ए नॉट, तो हमने पढ़ा ही था कि हाफ लाइफ किसके बराबर था, ए नॉट डिवाइडेड बाय 2 के, है ना। तो हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, तो ये क्या होगा, इट इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इसका अगर स्लोप बात करेंगे तो इसका स्लोप क्या होगा, इट इज 1 डिवाइडेड बाय में 2 के, है ना, क्योंकि इसको ऐसा लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म में। y इज इक्वल टू एम एक्स क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो ये हाफ लाइफ वर्सेस ए नॉट का ग्राफ हो गया। तो देखो ग्राफ्स पे क्वेश्चन इजीली पूछे जा सकते हैं ना, और बहुत सिंपल सी चीजें हैं, इजीली क्वेश्चन किया जा सकता है। जैसे एक साल आगे करेंगे जब फर्स्ट ऑर्डर पढ़ लेंगे ना, तो जेई एडवांस में क्वेश्चन, मतलब उस टाइम आईआईटी हुआ करता था, एक क्वेश्चन आया हुआ उसमें एक रिएक्टेंट के लिए उसने थर्ड ग्राफ बनाया हुआ था, तो उससे अपने को आइडेंटिफाई करना था कि ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होने वाला है। तो ये तो हमने पहला केस करा जहां पे हमने कोई भी कॉफिशिएंट नहीं लगाया ना। अब अगर मैं इसमें सेकंड एग्जांपल लूं, केस लूं इसमें, भाई काइनेटिक्स तो जीरो ऑर्डर है, पर जरूरी थोड़ा ना हमेशा ए से बी मिले। मान लो रिएक्शन ऐसा दे दिया अपने को, कुछ भी ले लेते हैं, 2A से प्रोडक्ट ले लिया, क्या लिया मैंने, 2A से प्रोडक्ट। अब इसमें देखना दो अप्रोच सिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है, कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना। अगर मैं यहां पे रेट लॉ लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर 0। तो यहां पर ध्यान से देखना, ये जो यहाँ पे रेट इज इक्वल टू के है, यहाँ पे के क्या चीज है, इट इज रेट कांस्टेंट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे जो मैंने के लिखा है ना, ये क्या, के क्या चीज है, इट इज रेट कांस्टेंट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, कि ये ओवरऑल रिएक्शन का क्या है, रेट कांस्टेंट है ना। ये इंडिविजुअल रिएक्शन ऑफ ए का रेट कांस्टेंट नहीं है। तो यहां पे अगर मैं रेट लिखना चाहूं तो ए के रिस्पेक्ट में क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ 1/2 डी ए डिवाइडेड बाई डी टी, यहाँ पे के। तो यहां से अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो माइनस ऑफ डी ए, ये हो गया 2 के इंटू में डी टी। अब देखना सिर्फ हुआ क्या, यहाँ पे टाइम जीरो पे ए नॉट और किसी टी टाइम पे ए टी। बट ध्यान से देखना हुआ क्या, जहां के था वहां 2 के आने लग गया, जहां के था वहां पे क्या आने लगा, 2 के। तो अगर जहां के था वहां 2 के आने लगा तो हर जगह वहीं सब्स्टिट्यूट कर दूं मैं फॉर्मूलों में। तो यहां से ए टी इज इक्वल टू ए नॉट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ 2 के टी। हाफ लाइफ होता है ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 के, तो कितना हो जाएगा 4 के। अगर मैं यहाँ से कंप्लीशन टाइम लिखूंगा तो कंप्लीशन टाइम मेरा क्या आता था भाई, ए नॉट डिवाइडेड बाय में के, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए नॉट डिवाइडेड बाय में 2 के। अगर मैं यहाँ पे अल्फा लिखूंगा तो मेरा अल्फा कितना आया था उसमें, अगर अपन पीछे चलें तो अल्फा की वैल्यू हमने क्या सॉल्व करी थी, यहाँ पे के टी डिवाइडेड बाय में ए, तो के की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 के, तो 2 के टी डिवाइडेड बाय ए नॉट। तो देखो ये तो हुए जनरलाइज फार्मूला, कि जहां पे अपने पास क्या था, ओवरऑल रेट कांस्टेंट अगर के था तो हमने उसको क्या कर दिया अभी, जितना था अपना कॉफिशिएंट उससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया 2 के से। अब ये हुआ क्या, ये 2 के है क्या चीज, अपने लास्ट क्लास में एक बात पढ़ी थी अगर तुम्हें याद हो तो, कि रेट कांस्टेंट फॉर इंडिविजुअल कंपोनेंट, किसी भी इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए जो रेट कांस्टेंट होता है वो क्या था, ओवरऑल रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। मल्टीप्लाई किससे किया था, स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट से। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां पे देखूं तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा ही था। अब यहां पे भी तो यही हुआ कि अगर ओवरऑल रेट कांस्टेंट के था तो ए के लिए कितना हो गया होगा, 2 के हो गया होगा। ठीक है, और हर जगह वही तो कहानी चल रही थी।
तो मैं इन रिलेशंस को इस तरीके से रटूंगा, मैं क्या लिखूंगा, AT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के। अब मैं यहां लिखूंगा के किसका चीज है, इट इज के किसके लिए, फॉर इंडिविजुअल रिएक्टेंट के लिए। ऐसे लिख दूं, के फॉर ए लिख देता हूं यहां पे ताकि समझ आ जाए तुम्हें, और मल्टीप्लाइड बाय टी। अब ये बचेंगे भाई, ये के ए क्या चीज होगी, ठीक है, तो यहां के ए क्या चीज है, इट इज रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन ऑफ ए, फॉर रिएक्शन ऑफ ए। तो जैसे अगर इसमें 2a से प्रोडक्ट लिखना हो तो रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन ऑफ ए कितना है, यहाँ पे 2k हो जाएगा, तो 2k सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर मेरे को रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन ऑफ ए के ही गिवन होता तो AT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी हो जाता, फिर आंसर फिर क्या होता है, AT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। तो ये चीज इसमें ध्यान रखना ना कि यहाँ पे हमेशा जो k रिप्लेस होगा ना, क्योंकि जो रिलेशन है AT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, वो हमेशा याद रख लो, वो k क्या चीज है, इट इज रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन ऑफ ए। ठीक है, अगर ए से बी रिएक्शन होती, अब जैसे तीन केस बना देते हैं यहाँ पे एग्जांपल में अपन, एक लिखा मैंने ए से बी, एक मैंने लिखा 2a से बी, एक लिखा मैंने 3a से बी। तो मेरे को फॉर्मूला तो यही रटना है, AT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ठीक है, और हर एक के अंदर ओवरऑल रेट कांस्टेंट अपने को k गिवन है रिएक्शन का, ठीक है, इंडिविजुअल रेट कांस्टेंट गिवन नहीं। तो देखो पहले वाले के अंदर जो ओवरऑल रेट कांस्टेंट है वही रेट कांस्टेंट किसका रहा होगा, ए के लिए, क्योंकि कोफिशिएंट 1 ही है। तो यहां तो रिलेशन यही बनेगा, AT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यहां बात करेंगे तो क्या होगा, AT इज इक्वल टू ए नॉट, अब ए के लिए कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा रेट कांस्टेंट, तो 2k इंटू टी। यहां बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, AT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस, अब ए के लिए यहां पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3k, तो 3k मल्टीप्लाइड बाय टी। तो एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी, कई बार देखना क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए वो अपने क्या देगा, ओवरऑल रेट कांस्टेंट ना देगा, ऐसी इक्वेशन देगा 2a से प्रोडक्ट, और बोलेगा कि k क्या चीज है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन ऑफ ए, और हम फिर भी फॉर्मूले में 2k लगा के चलते रहेंगे, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, गलत आएगा ना। अगर वो रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन ऑफ ए ही है तो फॉर्मूला AT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी ही रहने वाला है, क्योंकि देखो अपने जनरलाइज रिलेशन लिखा, AT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के ऑफ ए इंटू में टी, तो के ऑफ ए क्या चीज है, रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन ऑफ ए। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो अपने को जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में ध्यान रखनी है ना। तो देखो बोर्ड्स के अंदर डेरिवेशन आ जाती है, ठीक है, कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ डिराइव कर दो किसके लिए, फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, हाफ लाइफ निकाल दो, ठीक है। एनसीईआरटी में तो ऐसा क्वेश्चन भी है कि कैलकुलेट कंप्लीशन टाइम फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन अपने से जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पे पूछ सकता है। अब देखना सिर्फ जीरो ऑर्डर पे क्वेश्चन नहीं आते, कंबाइंड क्वेश्चन आएंगे जीरो ऑर्डर पे और फर्स्ट ऑर्डर पे ना। तो आज इसी को रिवाइज करना है अपने को ना, कि ये सारे रिजल्ट अपने को फॉर्मूलाज याद हो, फिर फर्स्ट ऑर्डर पढ़ने के बाद दोनों के कंबाइंड हम क्वेश्चंस करेंगे ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।